Hello everyone, welcome to Manula classes. Myself Naresh Sharma and going to discuss a very important issue that is International Court of Justice. रिसेंटली भी क्या हुआ है आप सबको पता होगा, इजराइल और हमास का वॉर चल रहा है और काफी लंबा ये खिंच चुका है, ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। बहुत सारे कंट्रीज इसके अगेंस्ट में हैं, कुछ कंट्रीज इसके जो है समर्थन में हैं। कोई हमास को सपोर्ट कर रहा है पैलेस्टीन के थ्रू होते हुए, तो कोई सपोर्ट कर रहा है इजराइल को। सबके पास अपने अपने बहुत सारे कारण हैं। और बाकी मेन बात आती है हमारे लिए कि एग्जाम के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। बाकी बहुत सारी कहानी आसपास में चलती रहती हैं, बहुत सारी न्यूज चलती रहती हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं होती। इंपॉर्टेंट होता है कि उस न्यूज के पीछे आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं, क्या उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, उसका स्टैटिक पोर्शन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और उसका कंटेक्स्ट क्या है। कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के अगेंस्ट एक केस फाइल किया है। किसने? साउथ अफ्रीका ने। और साउथ अफ्रीका ने जब केस फाइल किया है किसके अगेंस्ट में? इजराइल के अगेंस्ट में। और आरोप ये लगाए हैं, क्या उसके एलिगेशंस हैं कि इजराइल में और उसके आसपास के रीजन में इजराइल की जो मिलिट्रीज वर्क कर रही हैं वो अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी है। मींस अफ्रीका का कहना है, साउथ अफ्रीका का ये कहना है कि वहां पर ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में काम हो रहा है और वहां पर हो रहा है जेनोसाइड। ये ऐसे एलिगेशंस हैं इजराइल के अगेंस्ट में। किसके? साउथ अफ्रीका के। ये उनका क्या है? मेन एलिगेशन है। तो साउथ अफ्रीका ने ये कहा है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो अपने कुछ ऑर्डर्स, कुछ डिक्री वहां पे पास करे और इजराइल जो वहां पर युद्ध कर रहा है उस पर क्या करे? रोक लगा दे। बाकी ऐसा आप सबको पहले से ही पता होगा कि इजराइल पर हमास के जो मिलिटेंट्स थे उन्होंने सबसे पहले अटैक किया था। उनके बहुत सारे लोगों को हॉस्टेज बना लिया, बंधक बना लिया। और तब से ये युद्ध स्टार्ट हुआ वो आज तक चल रहा है। एक युद्ध पहले से ही यूरोप में और एशिया में, मींस एक तरफ रशिया तो दूसरी तरफ यूक्रेन, इनका युद्ध पहले से चल ही रहा था। तो पूरे वर्ल्ड पर अगेन फिर से एक संकट ऑलरेडी चल रहा है। और इसी इजराइल और हमास के युद्ध के बीच में यमन के जो हूथी रिबेल्स हैं उन्होंने भी बीच बीच में बहुत सारे अटैक्स किए हैं शिप्स के ऊपर, है ना। तो वो भी अपने आप में इसी से जुड़ा हुआ एक मसला है। हमारा मेन जो इसमें पॉइंट रहने वाला है वो है कि इजराइल के अगेंस्ट में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका ने जो केस फाइल किया है उसके क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं और ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है क्या, इस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में कैसे कैसे क्वेश्चंस वहां से फ्रेम्स हुए हैं, उन सबको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इन्होंने जब इनके यहाँ पर जो है साउथ अफ्रीका ने जब केस फाइल किया तो फिलहाल की स्थिति ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये कहा है कि फाइनल डिसीजन तो बाद में आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए जो इजराइल है वो अपने जो मिलिट्री की जो एक्टिविटीज हैं उनमें ऐसा कोई काम ना करे जो कि जेनोसाइड को लीड करता हो, जेनोसाइड के जो है प्रमोट उसको करता हो या ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में हो। फिलहाल की सिचुएशन ये है। हालांकि साउथ अफ्रीका ने ये कहा था कि साहब इजराइल को ऑर्डर कीजिए आप कि वो अपनी युद्ध वाली स्थिति को रोके, मींस सीज फायर करे वो। तो उसका आईसीजे का ये कहना था कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये तो सेल्फ डिफेंस के अगेंस्ट में भी हो जाएगा। बट एवरी कंट्री हैज इट्स राइट टू सेल्फ डिफेंस। तो इजराइल की फायर पावर पर या उसकी अटैक करने की पोजीशन पर, उसकी मिलिट्री पर ऐसा कोई भी सैंक्शन अभी तक नहीं लगाया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो फिलहाल की सिचुएशन मींस आईसीजे ने यह कह दिया कि भाई इजराइल की जो मिलिट्रीज हैं वो अभी उस पर थोड़ा सा संयम बरतें, ऐसा कोई काम ना करें जो जेनोसाइड को प्रमोट करता हो या जेनोसाइड के लिए हो। भाई देखो, बाकी जो फाइनल डिसीजन है बहुत लंबे समय बाद आएगा। जैसे इंडिया की जुडिशरी में तारीख पर तारीख पड़ती चली जाती है और डिसीजन नहीं मिलता, तो उसी तरीके से आईसीजे में भी बहुत लंबे समय तक केसेस चलते रहते हैं, फाइनल डिसीजन नहीं आता बहुत लंबे समय तक। तो इजराइल और साउथ अफ्रीका का ये जो केस वहां के जो कोर्ट में पहुंच गया है आईसीजे में,
वो तो बहुत लंबा चलने वाला है। आइए अब हम एक एक करके मेन पॉइंट्स को जान लेते हैं कि ये जो ICJ है क्या है ना। की पॉइंट्स की अगर हम इसमें बात करें तो ICJ को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है वर्ल्ड कोर्ट, ठीक है, विश्व का न्यायालय, प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द UN। ये बात को आपको ध्यान में रखनी होगी कि ये जो ICJ है ये पूरे वर्ल्ड मींस जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी सिस्टम है उसमें क्या है, ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है। और क्या है इसका एस्टेब्लिशमेंट, कई बार पूछा गया है, तो 1945 में इसको एस्टेब्लिश किया गया यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के थ्रू। आप सबको पता होगा कि यूनाइटेड नेशंस का चार्टर भी 1945 में ही आया था और उसी के बाद UN का भी एस्टेब्लिशमेंट हुआ। हालांकि इसने वर्क करना स्टार्ट किया एक साल बाद 1946 में, और इसकी सीट की अगर हम बात करें बेसिक, तो इसकी सीट है पीस पैलेस, जो कि कहां पर है, द हेग में, नीदरलैंड में। तो इसका हेडक्वार्टर भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है ICJ का, तो कहां पर है, वो है पीस पैलेस में, दैट इज द नीदरलैंड के अंदर जगह है हेग, उसकी जो कैपिटल है, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं कि ये जो ऑर्गन है, यहां से आपको एक पॉइंट और मैं बताने वाला हूं कि ICJ यूनाइटेड नेशंस के जो 6 ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से 6 ऑर्गन्स हैं, 6 हैं, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल जिसको हम UNSC बोलते हैं, उसका सेक्रेटरीट, UN का सेक्रेटरीट, और इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये भी UN की है, ट्रस्टीशिप काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब आपको यहाँ से एक बड़ा फैक्ट यहाँ पे लर्न हो जाएगा कि यूनाइटेड नेशंस के जो 6 ऑर्गन्स हैं उनमें से केवल एक है ICJ, जिसका हेडक्वार्टर USA न्यूयॉर्क से बाहर है। बाकी जितने भी ये 5 हैं सबके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, सबके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क USA में है। तो ये आप रख लीजिए इस बात को कि कभी हेडक्वार्टर से रिलेटेड आपके सामने अगर क्वेश्चन आए तो बड़ी आसानी से आप उसको करेक्ट करके चले आएंगे। हियरिंग जितनी भी होती हैं, देखो वो हमेशा पब्लिक कोर्ट में होती है, पब्लिक होती है, ओपन कोर्ट में होती है। ऐसा नहीं कि बंद कमरे में बैठ करके आपस में फैसला कर लिया वहां के जजेस ने और फैसला सुना दिया। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज की यहाँ पर बात होती है। जैसे इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में केवल इंग्लिश में ही प्रोसिक्यूशन होता है, इंग्लिश में ही वहां की प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फ्रेंच और इंग्लिश ये 2 मेन लैंग्वेज हैं। इसी में सारे के सारे फंक्शंस जो है इसके होते हैं ICJ के। पावर और फंक्शन की भी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। 2 टाइप के इसमें पावर और फंक्शन है, 2 टाइप्स के केसेस। पहला केस लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स, मींस एक तरह के केस तो उसके पास वो आ सकते हैं जो एक तरफ एक कंट्री, दूसरी तरफ दूसरा कंट्री, या मल्टीपल कंट्रीज भी हो सकते हैं। तो पहले केस का टाइप है कि केवल वहां पर कंट्रीज के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं उनको आप ICJ में ले जा सकते हैं। इट मींस कि नो इंडिविजुअल पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू फाइल और टू लॉज अ केस अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल और द स्टेट। The thing is that only states can file a suit against other state, means इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट कर सकता है, पाकिस्तान USA के अगेंस्ट में कर सकता है, USA इजराइल के अगेंस्ट में कर ले, इजराइल साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में कर ले, लेकिन दोनों ही तरफ की जो पार्टीज है वो कंट्री होनी चाहिए, नेशन होना चाहिए, वो देश होना चाहिए, ठीक है। दूसरे तरह के जो इसके पास केस आते हैं वो आते हैं एडवाइजरी ओपिनियन के, लीगल क्वेश्चंस जो होते हैं उन पर। जैसे इंडियन सुप्रीम कोर्ट के उसमें रेफरेंस में इंडिया के प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट से उसका ओपिनियन मांग सकते हैं। तो वैसे ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी ये पावर है कि जो यूनाइटेड नेशंस है, UNSC है, जनरल असेंबली है, वो UNSC के इस जज से, UNO के इस मींस इस कोर्ट से, जिसको हम ICJ कहते हैं, उससे वो क्या मांग सकते हैं, उससे मांग सकते हैं उनका जुडिशियल ओपिनियन, कि उनके पास में कोई क्वेश्चन भेज दिया और पूछ लिया कि इस पर भाई कैसा जो है एक्शन होना चाहिए, ये लीगल सेंस में वैलिड है कि इनवैलिड है। तो जो पहले वाले टाइप का जो केस है उसमें जितने भी जजमेंट होंगी, डिक्री होंगी, वो कंट्रीज के ऊपर बाइंडिंग होंगे। और जैसा कि यहाँ नाम से पता चल रहा है कि एडवाइजरी ओपिनियन, तो भाई एडवाइस तो कभी भी बाइंडिंग नहीं होती, वो हमेशा कैसी होती है, एडवाइस मींस सलाह, और सलाह कभी किसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती।
तो पहला वाला केस बाइंडिंग है इसका जजमेंट, दूसरे वाले में कोई बाइंडिंग नहीं है। वो जो यूएनओ की मींस जनरल असेंबली है या यूएनएससी है वो माने या ना माने, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये दो टाइप के केस यहाँ पर इसमें हो जाते हैं। अब अगर हम एडवाइजरी ओपिनियन की बात करें तो यूएनओ की जनरल असेंबली के साथ साथ में जो इसकी 16 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं वो भी आईसीजे से क्या पूछ लेती हैं, कुछ लीगल ओपिनियन पूछ लेते हैं कि भाई इस पर आपका क्या कहना है, इसको हम कहाँ ले जा सकते हैं। अच्छा, इसमें जो केस डिसाइड होते हैं भाई, इंडिया में जब कोर्ट में केस डिसाइड होते हैं तो किसी न किसी लॉ के बेसिस पर होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा कानून है भाई, इंडिया में तो मान लो इंडियन पीनल कोड, अभी लेटेस्ट में भारतीय न्याय संहिता है ना, या सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, वो सब आ जाते हैं। लेकिन वहां पर ये कानून तो लागू नहीं होंगे। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर चलता है इंटरनेशनल लॉ, बहुत सारे कन्वेंशंस, इंटरनेशनल लेवल के जो कस्टम्स होते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं सिविलाइज्ड नेशंस के, जुडिशियल डिसीजंस होते हैं पहले कहीं के, या जो बहुत सारी राइटिंग्स होती हैं, बुक्स लिखते हैं बड़े बड़े ऑथर्स, उनके बेसिस पर ही यहाँ पर जो भी प्रोसीडिंग्स होती है, किसी को पनिशमेंट देना या किसी को एक्विट कर देना, वो सब ऐसे ही लॉ पर बेस्ड होता है। अब अगर हम बात करें कि इसका कॉम्पोजिशन क्या है, भाई यहाँ से हमको पता होना चाहिए कि आईसीजे का कॉम्पोजिशन क्या है। आईसीजे का कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो इसमें 15 जजेज होते हैं और ये डिफरेंट कंट्रीज से होते हैं, किसी एक कंट्री से नहीं होते। इनका जो टर्म होता है वो 9 ईयर के लिए क्या होते हैं, ये वहां पर उसके मेंबर होते हैं, अपॉइंट होते हैं। कितने? 9 ईयर्स के लिए, ध्यान रखना इस बात को। इनको कौन इलेक्ट करता है? तो जनरल असेंबली और यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, इनको क्या करती है? अपॉइंट करती है। इसमें इलेक्ट होने के लिए एक कैंडिडेट के पास में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ वोट्स बाय द यूएनजीए और यूएनएससी के द्वारा एक कोटा निर्धारित होता है। उसी समय पर उतनी वोट उसको कम से कम वहां पर प्राप्त करनी होती है, तब जाकर के वो इस कोर्ट में क्या बन सकता है? जज बन सकता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। क्या वो दोबारा बन सकते हैं? हाँ, वो दोबारा भी बन सकते हैं, फिर से वोट करवा लीजिए, फिर बन जाओगे। और जो 1/3 जजेज होते हैं इसमें से वो हमेशा उनका जो 3 साल के बाद में उनका रिन्यूअल होता रहता है, रिटायर होते रहते हैं, फिर से उनको इलेक्ट कर दिया जाता है। तो ये रहा इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो एक दो पॉइंट इसमें और देख लेते हैं कि एक बार अगर कोई वंस इलेक्टेड अ मेंबर ऑफ द जो है कोर्ट, इट इज डेलीगेटेड नीदर मींस, अगर आप जाकर के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज बन जाते हैं तो अब आप किसी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करते कि इंडिया से जाकर के आप वहां पे जज बन गए तो बोला आप इंडिया के वहां पर रिप्रेजेंटेटिव हो गए ना, आप वहां पर इंडिपेंडेंट रह करके, अनबाइज्ड रह करके जज एज ए जज वहां पर काम करेंगे। बिकॉज जज का काम होता है किसी के साथ में बायसनेस न करना, बल्कि फ्री एंड फेयर जजमेंट देना। ठीक है, और मेंबर्स ऑफ द जो कोर्ट होते हैं आर इंडिपेंडेंट जजेस, उनकी ड्यूटीज है कि इंडिपेंडेंट रह करके सारे के सारे वर्क को कंप्लीट करना, उसकी प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट कर देना। इसमें अभी अगर हम पार्टीज की बात करें तो टोटल 193 इसमें क्या है? पार्टीज हैं, कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये जो कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर बन जाते हैं, उन्हीं के बेसिस पर होते हैं। और एक फैक्ट यहाँ पर अगर हम देख लें, ये सारे वो क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपको जो हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आईसीजे से अगर क्वेश्चन कोई भी आपके सामने आएगा तो मैं जो आज आपके सामने लेक्चर ले रहा हूँ उससे बाहर नहीं आएगा आईसीजे से क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक लेवल के क्वेश्चन अगर आते हैं तो। और इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है? क्योंकि अभी अभी इलेक्ट हुए हैं 6 फरवरी 2024 को। नाम है इनका, प्रेसिडेंट है इनके यहाँ पे इस कोर्ट के नवाब सलम। ये कहाँ से है? लेबनान से। ठीक है, तो ये भी ध्यान कर लेना कि करंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ से है, तो वो लेबनान के हैं, नाम है उनका नवाब सलम। ठीक है, अब अगर हम ये बात करें कि इंडिया से क्या कोई व्यक्ति इसमें जज रहा है, भाई ये तो हमको जानना जरूरी है ना कि जब हम आईसीजे की बात कर रहे हैं तो भाई इंडिया से कौन कौन व्यक्ति हैं जो यहाँ पर जाकर के जज रह चुके हैं। तो देखो, एक तो व्यक्ति है हमारे पास जो करंट में है, उनका नाम है जज जो वहां पर है दलवीर भंडारी। ठीक है, और वो अभी भी यहाँ पर क्या है? इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मेंबर है। ठीक है, और सबसे पहले कौन गया था इंडिया से? तो वो थे सर वेनिगल राव। ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जो सबसे पहले इंडिया से कहां पर गए थे? आईसीजे में अपॉइंट हुए थे। उसके बाद नागेंद्र सिंह गए थे, उसके बाद रघुनंदन स्वरूप पाठक गए थे, और उसके बाद करंट में कौन है? वो है दलवीर भंडारी। तो हमारी तरफ से इंडिया से देखो 1
2, 3 और 4, ये 4 लोग अभी तक आईसीजे में जज रह चुके हैं, एक तो अभी भी करंट में है ही। तो एक फैक्ट आपने ये भी यहाँ से देख लिया। अब देखो, बेसिक चीजें तो हमने यहाँ से समझ ली। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ये देखें कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे फ्रेम होते हैं आपके किसी भी एग्जाम के लिए, आपका यूपीएससी का हो, पीसीएस का हो, क्लैट का हो, ओलेट का हो, एलेट का हो, सीयूटी पीजी का हो, सीयूटी यूजी का हो, सीयूटी पीजी लॉ का हो, ठीक है, एलएलएम के लिए वगैरह, ऐसा अगर क्वेश्चन आते हैं तो बेसिकली बेसिक क्वेश्चन लगभग इस टाइप के यहाँ से फ्रेम होते हैं। एक एक करके उन क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। पूछ रहे हैं वेयर इज द सीट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कहाँ है इसकी सीट? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इसकी सीट है द हेग, नीदरलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हु इलेक्ट्स, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया था, आप कमेंट में भी रिप्लाई कर सकते हो कि आईसीजे के जो जजेस हैं उनको कौन इलेक्ट करता है? तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली करती है और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल करते हैं। तो ये दोनों ही इलेक्ट करते हैं। अगर आपके पास में इस तरीके से कॉम्बिनेशन में ऑप्शन होते तो आप लगा देते ए और बी। अब दोनों में से यदि आपको लगाना पड़ रहा है एक, तो आप ए को लगाएंगे, ठीक है। अलग ये कॉम्बिनेशन में होते तो आप ए और बी लगाते। अब लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं है, दोनों को दे दिया, तो आप पहले ए लगाएंगे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम। हाउ मेनी जजेस, अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि कितने जजेस में होते हैं, तो टोटल 15 जजेस होते हैं। तो आंसर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 15 जजेस वाला। नेक्स्ट अब हम मूव कर जाते हैं कि व्हाट इज द टर्म, कितने ईयर्स के लिए ये इलेक्ट होते हैं? तो आपको पता होगा 9 ईयर्स के लिए इनका इलेक्शन होता है और ये जज जो है उसके मेंबर्स बन जाते हैं, ठीक है। फटाफट से बहुत कम टाइम में आपके लिए इतना सारा कंटेंट यहाँ पर हम प्रोवाइड करा देंगे कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हाउ ऑफन आर इलेक्शंस हेल्ड फॉर जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट, तो एवरी 3 ईयर में इनके जो इलेक्शंस वगैरह होते रहते हैं, जो एवरी 3 ईयर्स में कुछ जो जजेस हैं वो रिटायर होते रहते हैं या उनका टर्म पूरा हो जाता है, तो उसके हिसाब से एवरी 3 ईयर में फिर से इलेक्शन उनका होता रहता है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, का पहला फंक्शन क्या है? प्राइमरी, एडजुकेटिंग क्रिमिनल लॉ केसेस, नो। एनफोर्सिंग इंटरनेशनल लॉ, यस। तो भाई पहला काम है इसका कि इंटरनेशनल जो लॉ है उसको क्या करना? एनफोर्स करना। इसीलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं, स्पीड को स्लो करके भी देख सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास में। यहाँ देख लेते हैं, विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कैन रिक्वेस्ट एडवाइजरी ओपिनियंस फ्रॉम द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी आपको बताया था। तो कौन कौन एडवाइजरी ओपिनियन मांग सकते हैं? तो देखो, जनरल असेंबली भी मांग सकती है, तो आंसर ए लगा दिया। कॉम्बिनेशन में होते तो हम दोनों को लगा देते, कि जनरल असेंबली और जो है आपकी सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। ये क्या मांग सकते हैं? इससे एडवाइजरी ओपिनियन मांग सकते हैं, बाकी ये दो नहीं मांग सकते। कॉम्बिनेशन में होते तो हम ए और बी लगा देते, दोनों करेक्ट हैं, लेकिन एक बता रहा है दोनों में से, तो आप केवल यहाँ पहले ए लगाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको ऐसे क्वेश्चन भी फ्रेम किए हैं, एग्जाम में अगर ऐसी कंफ्यूजन होती है तो उसको आप कैसे डील करोगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, व्हाट इज द नेशनैलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 2024 में जो प्रेसिडेंट हैं आईसीजे के, वो कहाँ के हैं? तो आपको क्लियर दिख रहा है, वो लेबनान के हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है मेरे को कमेंट में कि लेबनान की कैपिटल सिटी क्या है और ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है लेबनान? अब जरा बताइए। ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी देर पहले दिया था। विच आर्टिकल ऑफ द यूएन चार्टर एस्टैब्लिशेस द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो आईसीजे को कौन से चार्टर के थ्रू एस्टैब्लिश किया गया है, जो कि यूएन का चार्टर है? तो ये है आपका आर्टिकल 92। ये कहता है कि एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होगा। जैसे आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं, वैसे ही यूनाइटेड नेशंस का भी अपना एक चार्टर है जो बहुत सारी चीजों को बताता है, ठीक है। अब बात करते हैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल गवर्निंग द जुरिसडिक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका जो गवर्निंग प्रिंसिपल है कि ये कैसे काम करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है, तो देखो ये कर रहा है कंपलसरी जुरिसडिक्शन के बेसिस पर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपलसरी जुरिसडिक्शन के बेसिस पर ये काम करता है, मींस जो इसकी पार्टीज हैं, जो इसके मेंबर्स हैं, उन पर इसकी जुरिसडिक्शन होती ही होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ जाते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास में है
कि इन विच ईयर डिड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो किस ईयर में आया, सबको पता है 1945 में। आंसर आपका करेक्ट हो गया 1945। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लीजिए कि व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इसका आंसर आपको सबको पता है कि इंग्लिश और फ्रेंच, ये दो लैंग्वेज है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाता है डी, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। ये क्वेश्चन भी आपका करेक्ट हो गया। एक क्वेश्चन और देख लीजिए यहाँ से। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, हाउ आर कंट्रीज केसेस टिपिकली ब्रॉट बिफोर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जो कंटेंशियस केसेस होते हैं वो कैसे आते हैं इसके पास में, आईसीजे के पास में। बाय डायरेक्टिंग फाइलिंग फ्रॉम इंडिविजुअल्स, नहीं इंडिविजुअल फाइल नहीं कर सकते। बाय अ वोट इन द यूएन जनरल असेंबली, नो वोटिंग का कोई चक्कर नहीं है। बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टी, यस, जो दोनों पार्टी है जिनके बीच में झगड़ा है वो दोनों ही कंट्री जाकर के आईसीजे में क्या कर सकते हैं, अपना केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया, ऊपर जो हमने देखा था। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द रोल ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंटरप्रेटिंग ट्रीटीज। जो ट्रीटीज होती हैं बहुत सारी, उनका जब इंटरप्रिटेशन की बात होती है तो इसका क्या रोल होता है, सोल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट ट्रीटीज, नहीं, एडवाइजरी ओपिनियंस ओनली। तो पहले ही पता चल गया कि जब इसके पास में लीगल ओपिनियन मांगा जाएगा कि साहब हमारे कंट्रीज के बीच में या बहुत सारे कंट्रीज के बीच में ये ट्रीटी हुई थी, इसको आप इंटरप्रेट कर दीजिए, क्योंकि हम दोनों में आपस में झगड़ा हो रहा है, दो कंट्री आपस में ऐसा बोल सकते हैं। जाकर के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाएंगे, वहां वो उसको इंटरप्रेट करके बता देगा कि भैया इसका मीनिंग क्लियर ये है, और उसी के बेसिस पर उसका एडवाइजरी ओपिनियन इंप्लीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द आईसीजे। आईसीजे का फंक्शन कौन सा नहीं है, नॉट पूछा है। तो कई बार बच्चे एग्जाम में क्या करके आ जाते हैं, जल्दी में ना ये नॉट देखते हैं, इनकरेक्ट और करेक्ट का अंतर उसमें नहीं देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, नॉट पूछा है इसमें। एडजुकेटिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स, ये तो है फंक्शन, ये तो करता है। प्रोवाइडिंग एडवाइजरी ओपिनियंस, ये भी करता है। एनफोर्सिंग क्रिमिनल लॉ ग्लोबली, ये इसका काम नहीं है। इंटरनेशनल मींस इस लेवल पर कि क्रिमिनल लॉ को एनफोर्स करे, ये तो जो कंट्रीज हैं वो अपने आप कर लेंगे उससे। प्रोमोटिंग द रूल ऑफ लॉ, बिल्कुल ये भी इसका काम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास में सी, इसका काम नहीं है कि ये क्रिमिनल लॉ को क्या करे, इंप्लीमेंट करे, एनफोर्स करे, ये इसका बिल्कुल भी जुरिस्डिक्शन नहीं है। हालांकि ये काम करता है किसके लिए, कि पूरे वर्ल्ड में रूल ऑफ लॉ जो है लागू रहे। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ कोरम इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जब ये अपना वर्किंग स्टार्ट करता है तो मिनिमम कितने जज होने चाहिए किसी केस को सुनने के लिए, उसी को हम कोरम कहते हैं। जैसे हम इंडियन पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं तो लोकसभा राज्यसभा के कोरम की जब हम बात करते हैं तो वहां कहते हैं कि भाई मिनिमम 10% जो एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो होने चाहिए, तब उस हाउस की फंक्शनिंग, बैठक, सिटिंग स्टार्ट होगी, तब वो फंक्शनिंग कर पाएगी। ऐसा नहीं कि लोकसभा में 4 लोग जाकर के बैठ गए, बोलो चलो साहब सेशन शुरू करो, स्टार्ट करो, नो, वहां कम से कम 10% की जो है मिनिमम प्रेजेंस होनी चाहिए, तब वो स्टार्ट होगी। ऐसे ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मिनिमम जजेस की संख्या यहाँ पर पूछी गई है, तो मिनिमम जज कम से कम 9 होने चाहिए, तब जाकर के उसकी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होती है। तो इतने छोटे से समय में मैंने आपके सामने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यहाँ से जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको सारे के सारे मैंने करा दिए, 17 से 18 क्वेश्चन आपको करा दिए। बाकी उसके बैकग्राउंड की क्या क्या मेन इंफॉर्मेशन थी, कैसे आपको डील कर सकते हैं, आइए फटाफट से एक बार इसको पूरे के पूरे सिस्टम को जो भी हमने डिस्कस किया उस सब को हम रिवाइज कर लेते हैं। तो आपके बहुत सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि साउथ अफ्रीका ने केस फाइल किया था इजराइल के अगेंस्ट में। तो यहाँ से क्लियर होता है कि इजराइल लड़ तो रहा है हमास के साथ में गाजा पट्टी में, लेकिन कोई दूसरा ही कंट्री जाकर के केस फाइल कर रहा है। इट मींस हाँ, ऐसा अलाउ है कि इजराइल और गाजा या हमास इनके बीच में युद्ध चल रहा है, तीसरा कंट्री जाकर के कोई केस कर दे, यस संभव है, पॉसिबल है। फिर हमने देखा कि भाई जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसने अभी करंट में इजराइल के बारे में क्या डिसीजन दिया, केवल इतना बोला है कि जेनोसाइड वाला कोई काम मत करना, प्लस वहां पर जो युद्ध में इनोसेंट सिविलियंस हैं
उन लोगों के लिए, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, जो भी सिविलियन लोग हैं, इनोसेंट हैं, उनके लिए बेसिक फैसिलिटीज के लिए रास्ता आप दे दीजिए, ये इजराइल को कहा गया है, जिससे कि लोग मेडिकल जो है इक्विपमेंट्स वगैरह एक्सेस कर सकें, दवाइयां उनको मिल सके, फूड मिल सके, वाटर मिल सके, उन बच्चों की एजुकेशन चल सके। तो ये कहा है उसने आईसीजे में, ठीक है। अच्छा, फाइनल डिसीजन, तो फाइनल डिसीजन तो अभी बहुत लंबा समय लगेगा, बिकॉज तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख पड़ती चली जा रही है, नहीं मिल रहा है तो क्या जज साहब, क्या नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। तो ये तो जैसे इंडियन जुडिशरी में और भी कहीं ऐसे चलते हैं, केस लंबे खिंचते हैं, तो आईसीजे में भी ऐसे ही दशकों तक केस चलते रहते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसे ही चलता रहेगा। फिलहाल अब हम इसकी बात की थी कि भाई देखो, आईसी जो है इसको हम वर्ल्ड कोर्ट भी कह देते हैं, यूनाइटेड नेशंस के 6 ऑर्गन में से ये एक है, और 1945 में एस्टेब्लिश हुआ, 1946 में इसने अपना काम स्टार्ट किया, और नीदरलैंड द हेग उसमें इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, मेन सीट यहाँ पर है इसकी। आईसीजे की जो हियरिंग्स होती है वो हमेशा पब्लिक होती है, ओपन कोर्ट में होती है। इसकी जो लैंग्वेजेस हैं जिसमें ये काम करता है, तो एक तो फ्रेंच है और एक इंग्लिश है। आप क्या क्या कहना है, क्या इसमें हिंदी भी लैंग्वेज होनी चाहिए? भाई इंग्लिश और फ्रेंच को क्यों रखा, बाकी अदर कंट्रीज भी तो है, तो और भी लैंग्वेज रखो इसमें काम करने की, इंग्लिश और फ्रेंच ही क्यों? भाई उसमें जापानीज रखो, चाइनीज रखो, हिंदी रखो, है ना, अरबी रखो, फारसी रखो, उर्दू रखे, और भी लैंग्वेज को रखो, ये 2 लैंग्वेज क्यों होनी चाहिए? तो आप कमेंट में बताइए कि क्या ऐसा पॉसिबल है। दूसरी बात, इसमें जो केसेस होते हैं केवल कंट्रीज के बीच में हो सकते हैं, इंडिविजुअल इंसानों के और किसी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनके बीच के केसेस में बिल्कुल नहीं जा सकते। एडवाइजरी ओपिनियन केवल एडवाइज होती है, बाइंडिंग नहीं होते, जबकि पहले वाले केस में स्टेट्स के बीच का जो केस है उसमें इसके जजमेंट बाइंडिंग होंगे। और अगर हम देखें, ये वाला चीज हमने देख ही लिया। कंपोजिशन की बात करें तो 15 जज होते हैं इसमें, इनका सिलेक्शन इलेक्शन करती है जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, और ये 9 साल के लिए क्या होते हैं, अपॉइंट होते हैं, ठीक है। 1/3 जजेस एवरी 3 ईयर में रिटायर होते रहते हैं या उनका टर्म चेंज हो जाता है और वो दोबारा से इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फिर से वहां के जज बन सकते हैं। करंट में ना 193 इसकी पार्टीज हैं, और इसके जो करंट के जो चीफ हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, वो है नवाब सलम, ये कहाँ के हैं, लेबनान के हैं। अभी रिसेंटली 6 फरवरी को ही इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। इसमें हम इंडिया के जज की बात करें तो जस्टिस दलवीर भंडारी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी जज रहे हैं और भी इंडिया के कई हाई कोर्ट में रहे हैं, वो इस समय करंट में यहाँ पे जज हैं। पहले व्यक्ति सर बेनेगल राव थे जो आईसीजे में जज बने थे। बाकी मैंने आपके साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया, तो चुटकियों में आपके साथ में अभी जो करंट का इश्यू है कि आईसीजे न्यूज में रहा, तो हमने जान लिया कि आईसीजे है क्या, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, फिर से मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।